नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल उपाध्याय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय के हिंदी भाषा एवं साहित्य विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पूर्व विदित है कि हम यहाँ पर पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों पर एक ऑनलाइन परिचर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सभी को ये मालूम है कि इस समय पूरे विश्व पर कोरोना नाम की एक वैश्विक बीमारी की छाया उपस्थित है, जिसकी वजह से हम सभी को उचित दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। इसी क्रम में हम सभी ऑनलाइन पाठ्यक्रम से संबंधित बिंदुओं के पठन पाठन की प्रक्रिया सुनिश्चित कर रहे हैं। तो मित्रों, इसी क्रम में हिंदी भाषा एवं साहित्य विभाग के परास्नातक के पाठ्यक्रम का जो पहला विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास, उस पर परिचर्चा हम आरंभ करते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हिंदी साहित्य का इतिहास, यदि उसमें एक शब्द पर अभी हम पहुंचे, इतिहास। इतिहास शब्द को यदि हम तोड़ कर देखें तो वो तीन तरह से टूट सकता है, इति, ह और आस। इति का तात्पर्य है ऐसा, ह का तात्पर्य है निश्चित रूप से और आस का तात्पर्य है हुआ था। तात्पर्य यह हुआ कि जो ऐसा कहा जा सके कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, वही इतिहास है। यदि हम इस पर ध्यान दें तो इस व्युत्पत्ति मूलक अर्थ में घटनाओं की निश्चितता एवं अतीतता का भाव सन्निहित है। कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहास में वही घटनाक्रम शामिल हो रहे हैं जो कि अतीत में हो चुके हैं। भारतीय परंपरा की यदि बात करें तो सर्वप्रथम इतिहास शब्द का जो प्रथम उल्लेख मिलता है वह अथर्ववेद में मिलता है। भारतीय दृष्टि इतिहास को व्यापक अर्थ में ग्रहण करती है। पूर्वकृत कथा के द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रस्तुत करना मानवीय इतिहास की एक विस्तृत परिभाषा है। यदि हम इतिहास को और अधिक ध्यान से देखें, उसका सिंहावलोकन करें, तो यह हमें ज्ञात होता है कि यदि इतिहास अतीत की घटनाओं का आलेख है तो साहित्य का इतिहास निश्चित रूप से साहित्य की अतीत में घटी घटनाओं का उल्लेख है। लेकिन मित्रों, ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस प्रकार हर छोटी बड़ी घटी घटनाओं का उल्लेख हम इतिहास में नहीं करते हैं, उसी प्रकार साहित्य के इतिहास में भी साहित्य से संबंधित घटी हर छोटी घटना का उल्लेख नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर वो कौन सी घटनाएं हैं जिनका उल्लेख हम साहित्य के इतिहास में करते हैं। बात बहुत सीधी सी है कि यदि कोई ऐसी घटना है जो कि इतिहास या कि साहित्य इतिहास के विकास की परंपरा को प्रभावित करती है, उसकी धारा को मोड़ने का प्रयास करती है या कि किसी भी प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश करती है, तब उस घटना का उल्लेख निश्चित रूप से साहित्य के इतिहास में होना चाहिए। यदि कोई ऐसी घटना है जो हिंदी साहित्य के विकास परंपरा में बाधा पहुंचाती है या किसी भी तरह से उस विकास की धारा को प्रभावित करके उसमें कुछ परिवर्तन करती है, तो वह भी निश्चित रूप से साहित्य इतिहास का एक अंग बन जाती है। नलिन विलोचन शर्मा जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन में एक वाक्य कहा है कि साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहासों की तरह कुछ विशिष्ट लेखकों और उनकी कृतियों का इतिहास न होकर युग विशेष के लेखक समूह की कृति समष्टि का इतिहास हो सकता है। यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है। वह प्रश्न यह है कि आखिर हिंदी साहित्य के इतिहास या किसी भी साहित्य के इतिहास की सामग्री को हम कैसे एकत्रित कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर यह भी सामने आता है कि मुख्यतः यदि हम ध्यान दें तो तीन तरीके से यह कार्य हम संपन्न कर सकते हैं। पहला राजाश्रय, दूसरा धर्म आश्रय और तीसरा लोकाश्रय। कहने का तात्पर्य यह है
यदि हम राज आश्रय की बात करें तो अतीत में हम यह देखते हैं कि बहुत सी ऐसी इतिहास से संबंधित सामग्री है, साहित्य के इतिहास से संबंधित सामग्री है जिसका संबंध राज आश्रय से है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि पुराने समय में राजा महाराजाओं की एक विस्तृत परंपरा इतिहास में देखने को मिलती है। तो राज आश्रय से संबंधित जो सामग्री है वो यदि अभी तक सुरक्षित है तो वो एक अच्छा माध्यम हो सकती है जिसके सहायता से हम साहित्य के इतिहास तक पहुंच सकते हैं। किंतु यहाँ पर एक नकारात्मक पक्ष भी है कि ज़्यादातर राज आश्रय में उपस्थित सामग्रियों के साथ प्रामाणिकता की समस्या बनी रहती है। प्रामाणिकता की समस्या से तात्पर्य यह है कि जो भी सामग्री हम राजाश्रय की सामग्री समझ रहे हैं क्या वो प्रामाणिक है अथवा नहीं है। किंतु हमें यह ज्ञात है कि समय समय पर हमारे देश में या किसी भी भूखंड पर आक्रांताओं, विदेशी आक्रांताओं आदि का हमला होता रहता है। तो यह हमला केवल राजनैतिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण या कि ये कह सकते हैं कि उनका साहित्य भी प्रभावित होता है। तो यह भी हो सकता है कि किसी विदेशी आक्रांता के हमले से वह साहित्य भी कतिपय परिवर्तित हुआ हो। इसलिए यदि राजाश्रय की सामग्री प्रामाणिक है तो निश्चित रूप से वह हिंदी साहित्य के इतिहास या किसी भी साहित्य के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम दूसरी सामग्री की बात करें तो धर्म आश्रय की सामग्रियों की बात होती है। धर्म आश्रय की सामग्री से तात्पर्य यह है कि भारतवर्ष में एक लंबी धार्मिक परंपरा देखने को मिलती है, वो किसी भी धर्म की हो। किंतु धर्म से संबंधित जो साहित्य हैं यदि हम उनकी सहायता लें तो भी हमें काफ़ी सहायता मिल सकती है, जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि साहित्य के इतिहास में अतीत के वर्षों में क्या क्या घटित हुआ है, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं। किंतु प्रामाणिकता की कुछ समस्या यहाँ पर भी है। यदि तीसरे बिंदु पर हम बात करें तो तीसरा बिंदु हमारे सामने लोक आश्रय के रूप में उपस्थित होता है। लोक आश्रय से तात्पर्य ये है कि केवल राजा महाराजा के दरबारों में या कि धार्मिक गुरुओं या कि धर्म से संबंधित लेखकों में ही साहित्य के इतिहास की सामग्री नहीं मिलती, बल्कि यह भी देखा जाता है कि साहित्य तथा कला प्रेमियों ने भी साहित्य के विस्तृत चर्चा की हुई है अपनी रचनाओं में या कि किसी अन्य माध्यम से भी लोक आश्रय में साहित्य के विषय में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि राज आश्रय, धर्म आश्रय और लोक आश्रय तीनों तरह से हमें साहित्य की सामग्री मिल सकती है, किंतु यह सामग्री प्रामाणिक है कि नहीं यह हमें सुनिश्चित करना अनिवार्य होता है। यदि हम इतिहास की बात करें और उसके विकास की बात करें तो एक बिंदु यहाँ और सामने आता है कि कुछ व्यक्ति अथवा संस्थाओं ने विकास को ध्यान में रखते हुए कतिपय प्रयास किए हैं और वो प्रयास काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। कुछ सफल यदि नहीं भी हुए तो भी वो महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमेशा सफलता ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि उठाया गया पहला कदम भी अति महत्वपूर्ण होता है। इसी क्रम में यदि हम ध्यान दें तो सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। ये वही संस्था है जिसने लगभग 600 संस्कृत और हिंदी ग्रंथों को खोज निकाला और इनके माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास को रचने, देखने, समझने में सहायता मिली। हम ये तो नहीं कह सकते कि ये बहुत प्रौढ़ प्रयास था, किंतु मैंने अभी अभी कहा कि सफलता महत्वपूर्ण नहीं होती, प्रथम कदम महत्वपूर्ण होता है। इसी क्रम में यदि हम संस्थाओं की बात करें तो एक संस्था का नाम आप सभी ने सुना होगा, काफ़ी प्रसिद्ध संस्था है, नागरी प्रचारणी सभा। 1893 में वाराणसी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई और ये नागरी प्रचारणी सभा नामक संस्था हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे एक लंबी फेहरिस्त है जिनकी हम बात कर सकते हैं,
तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ व्यक्ति, कुछ संस्था हमें हिंदी साहित्य के इतिहास के सिंहावलोकन, विहंगावलोकन में सहायता प्रदान करती है। एक बिंदु और इस विषय में हम उठा सकते हैं कि सामग्री के प्रकार किस तरह के हो सकते हैं। तो मुख्यतः सामग्री के प्रकार दो तरह के होते हैं। एक ऐसी सामग्री जो अंतः साक्ष्य हमें देती हो और दूसरी वह सामग्री जो बाह्य साक्ष्य देती हो। वास्तव में अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य की सामग्री में फर्क क्या है? अंतर यही है कि अंतः साक्ष्य की सामग्री वो मानी जाती है जब लेखक या कोई विद्वान या आलोचक अपनी रचना में स्वयं के बारे में या जिस समय वो रचना कर रहा है, जिस समय वो सृजन कर रहा है, उस समय के बारे में कोई जानकारी देता है, तो ऐसी सामग्री को हम अंतः साक्ष्य से संबंधित सामग्री मानते हैं। जबकि बाह्य साक्ष्य से संबंधित सामग्री वह होती है जब किसी लेखक के बारे में कोई दूसरा लेखक लिखता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इतिहास अतीत की घटनाओं का जिक्र करता है और इतिहास के ही माध्यम से हम ये जानते हैं कि अतीत की घटनाओं में क्या कारण थे जिसकी वजह से वो घटनाएं घटी, और यदि हम आगे उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं तो उनके लिए भी अतीत की घटनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। और यही इतिहास जब किसी साहित्य के साथ जुड़ता है, जब हम किसी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हम ये जानते हैं कि साहित्य के इतिहास में एक लंबी विकास परंपरा जो है वो किस प्रकार से प्रभावित हुई है, किन किन चरणों से होती हुई वर्तमान अवस्था तक पहुंची है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने से पहले हमें इन बिंदुओं को स्पष्ट करना आवश्यक था जिन पर हमने आज बात की। आगे के वीडियो में, आगे की कक्षाओं में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अन्य चरणों पर बात करेंगे, जिसमें आगे आदिकाल और उसकी विभिन्न अवस्थाएं, उसके विभिन्न चरण, उसके आगे हम बात करेंगे तो भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल तक हम आएंगे। तो आज यहीं तक, पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।